नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं। साथियों, यह जो मॉक टेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही लाभदायक है और हम इसी तरह से और मॉक टेस्ट को भी लेकर के आएंगे आपके लिए साथियों। तो आप जो है सो इसी तरीके से बने रहें, तैयारी करते रहें अपना। साथियों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी का यह है और ज्योग्राफी में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन को लिया हूँ और बहुत ही जो भी महत्वपूर्ण, जिस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं उन्हीं सब चीज़ों को मॉक टेस्ट में शामिल करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएँ बनती हैं। तो साथियों, आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, इसी तरह से आप लोगों तक भेजते रहें ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें और जिससे कि अन्य लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से पुख्ता हो सके। साथियों, आज हम सब बात करने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वह कुछ पवन से संबंधित है। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए हम सब साथियों सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से हम देखें। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि एनाबेटिक पौने कहते हैं। एनाबेटिक पौने किसे कहा जाता है, पहले इस बात को समझिए। एनाबेटिक पौने कहते हैं, एनाबेटिक पौने किसे कहा जाता है। साथियों देखिए, जो एनाबेटिक पौने होती हैं उसे कहा जाता है साथियों घाटी समीरों को, बी पर्वत समीरों को, सी स्थलीय समीरों को, या डी समुद्री समीर को। किसे कहा जाता है एनाबेटिक पौने। साथियों तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताएं, तब तक मैं थोड़ा सा इसका डिटेल में बता देता हूं, आप लोग सोचें इसका आंसर क्या होगा। साथियों, एनाबेटिक पौने जो होती हैं इसमें जो घाटी समीर दिया गया है ऑप्शन, घाटी समीर आप सब जानते हैं साथियों कि घाटी समीर क्या होता है कि घाटी समीर में हवाएं जो है सो घाटी से किधर चलती हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, ये आपका जो है सो ये जानते हैं वैली हो गया, ये वैली का पार्ट है साथियों, यह घाटी का पार्ट है, नीचे वाला पार्ट क्या है, घाटी का पार्ट है, और यह पर्वतीय माउंटेन ढलान है साथियों, है ना, माउंटेन स्लोप है। जैसे यह भाग आप देख रहे हो, यह माउंटेन स्लोप है, यह माउंटेन ढाल है आपका, ये माउंटेन स्लोप कहा जाएगा ना यह। और यह जो नीचे होगा ये वैली होगा, क्या होगा, नीचे वाला पार्ट जो है सो वैली होगा साथियों। तो उसी तरीके से जब हवाएं वैली से ऊपर की ओर जाएं, जब हवा का दिशा मान लीजिए ऐसे हो, इस तरह से हो, जब हवा का दिशा इस तरह से हो साथियों, घाटी से पर्वतों की तरफ जब हवा की दिशा होता है, जब इस तरह से हवा चले साथियों, घाटी से पर्वतीय ढाल की ओर जब हवा चले, इसी को कहा जाता है घाटी समीर। और पर्वत समीर कहते हैं साथियों। तो घाटी समीर की घटना कब होती है साथियों, तो घाटी समीर की जो घटना होती है वह कब होती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो घाटी समीर जो है साथियों दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है। और जो पर्वत समीर की घटनाएं होती हैं, पर्वत समीर साथियों रात में घटना घटित होती है, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि पर्वत से ऊर्जा का विकिरण, पर्वतीय ढलानों से ऊर्जा जो है सो पार्थिव विकिरण के माध्यम से उनका ह्रास होने लगता है, और जब ह्रास होने लगता है तो वे ठंडी होने लगती हैं, और तब तक घाटी जो है सो गर्म होने लगती है। और इसीलिए हवाएं रात में पर्वतीय ढालों से किधर, घाटी की ओर, वैली की ओर, और दिन में वैली से, घाटी से पर्वतीय ढाल की ओर चलती हैं। तो घाटी समीर को साथियों क्या कहते हैं, अब आप लोग आंसर को सोच लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए घाटी समीर। एनाबेटिक पौनों को घाटी समीर कहा जाता है साथियों, और जो पर्वत समीरें होती हैं उसे केटाबेटिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, केटाबेटिक। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप सबकी तैयारी पुख्ता हो सके साथियों। आइए हम सब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, आप सब देखें। कहता है कि फौन गर्म हवाएं चलती हैं। जो फौन गर्म हवाएं हैं ये कहाँ चलती हैं, तो ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में, सी ऑप्शन है यूएसए में, और डी ऑप्शन है साथियों अफ्रीका में। ये कहाँ चला करती हैं, फौन गर्म हवाएं चलती हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सब लोग कि भारत में, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में, यूएसए में, या अफ्रीका में फौन हवाएं कहाँ चलती हैं साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा, फौन हवाएं एक गर्म हवाएं साथियों, पर इस बात को याद रखें। और यह चलती कहाँ है साथियों, जिसकी मैं चर्चा थ्योरी क्लास में किया था। इसका आंसर रहेगा साथियों बी हो जाएगा, जो आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में चला करती है, यूरोप में।
आइए साथियों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। जो वेस्टर्लाइज होते हैं, जो वेस्टर्लाइज होते हैं साथियों, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि वेस्टर्लाइज के बारे में, कि वेस्टर्लाइज में हवा का दिशा होता है। तो वेस्टर्लाइज में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है साथियों, ये बताना है। तो पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किधर होती है? ए ऑप्शन है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। बी पूरब से पश्चिम की ओर। सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर। और डी है साथियों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, इसका आंसर क्या होगा साथियों? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखिए जब भी आप बात करते हैं साथियों पछुआ पवनों के बारे में, पवनों की दिशा को समझने के लिए एक बात को आप याद रखेंगे कि पछुआ पवनों को यदि आपको समझना है तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा साथियों कि सपोज दैट मान लीजिए यह जो है आपका क्या है, यह साथियों आपका जो है यह हो गया, इधर क्या होता है ऊपर में होता है साथियों नॉर्थ, ऊपर में क्या हो गया नॉर्थ हो गया, नीचे हो गया साथियों साउथ हो गया, इधर साथियों ईस्ट हो गया, अब इधर साथियों क्या हो गया वेस्ट हो गया। लेकिन यदि हवा का दिशा साथियों इस तरफ से ऐसे चलता है, ऐसे चलता है साथियों हवा का दिशा ऐसे चलता है हवा, तो आप इसे क्या कहोगे? अगर इस तरह से हवा कोई चले, अगर इस तरह से हवा कोई अगर चले साथियों ऐसे झुका हुआ, तो ये कौन सी हवा कही जाएगी? इसे आप लोग समझो। यह जो हवा कही जाएगी साथियों किधर से किधर चल रही है हवा, यह तो आप भी देख रहे हो कि यहाँ से इस पार्ट से इंडिकेट होगा, इसका इस पार्ट से इंडिकेट होगा। इसीलिए हम इसे कहेंगे कि पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी चलती है? तो दक्षिण पश्चिम से है ना, सॉरी हाँ दक्षिण पश्चिम से किधर चलेंगे साथियों? तो उत्तर पूरब की ओर चला करती हैं। किधर चलेंगी? तो ये आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किधर होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हुआ करता है साथियों। किधर होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हुआ करता है। ये पूरब कर लेंगे आप लोग, उत्तर पूरब की ओर होता है साथियों, है ना। किधर होता है? उत्तर पूरब की ओर होता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होता है। मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। समझ गए? आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या साथियों? चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है साथियों? जमैका को कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है, जॉर्जिया को कहा जाता है, या क्यूबा को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? जमैका को, न्यूयॉर्क को, जॉर्जिया को, क्यूबा को। तो साथियों कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? मतलब चीनी का उत्पादन सबसे सर्वाधिक जहाँ पर होगा वहीं पर उसी को चीनी का कटोरा कहा जाता है साथियों। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत छोटा प्रश्न है तो समय भी कम लगना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? ह्वांगहो नदी को, मेकोंग नदी को, ए और बी दोनों को, मतलब ह्वांगहो और मेकोंग दोनों को, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। कमेंट करेंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा साथियों कि चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है। बहुत लोग क्वेश्चन को देखते ही टिक लगा दिए होंगे, बहुत लोग इंतजार में होंगे, जल्दी से सर बताएं आंसर को। तो मैं इसके आंसर को बताता हूं साथियों कि चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है। जिनको नहीं पता होगा वो नोट जरूर कर लेंगे। चीन का शोक नदी कहा जाता है साथियों ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? चीन का शोक नदी साथियों ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि चीन का शोक नदी किसे कहते हैं साथियों? तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे।
क्या कहते हैं, चीन का अशोक नदी किसे कहते हैं साथियों, तो हुआंगहो नदी को चीन का अशोक नदी कहा जाता है। ये बाढ़ ला देती है। अब देखिए अगला प्रश्न साथियों हम देखते हैं, छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। मत्स्यन मतलब मछली के जो क्षेत्र होते हैं, मछली पकड़ने के जो क्षेत्र होते हैं, वे प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, ये बताना है कि मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है साथियों। तो ये आप जानते हैं कि ए है 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, बी कह रहा है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और सी कहता है 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं साथियों। तो मत्स्यन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों कि मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर मछली पकड़े जाते हैं, जहाँ पर जो मत्स्यों को रहने के लिए उचित जो परिवेश है वह पाया जाता है, किन अक्षांशों के मध्य में, वही आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा साथियों, बी इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो बी हो जाएगा आंसर कि मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो बी हो जाएगा 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। समझ गए, इस बात को याद कर लीजिएगा कि 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। आइए हम सब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परंपरागत रूप से विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। परंपरागत रूप से विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। परंपरागत रूप से, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। परंपरागत रूप से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को नहीं समझेंगे लोग गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पर आंसर है जापान, ए, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। कमेंट करेंगे जल्द से जल्द। परंपरागत रूप से विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है जापान, चीन, भारत, कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, परंपरागत यदि पूछा जाएगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों जापान। क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा साथियों। जापान को परंपरागत रूप से विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे साथियों। आइए 8वें प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कौन है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कौन है। तो आप देख रहे हैं कि ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। अभी 7वें प्रश्न में आपने देखा कि परंपरागत रूप से पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में पूछा जा रहा है, ऑप्शन वही है। तो इसमें आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से आंसर बताएंगे। परंपरागत यदि पूछेगा कि परंपरागत रूप से विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पर जापान टिक होगा साथियों। लेकिन विश्व वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश पूछा जाएगा कौन है वर्तमान में अभी, तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी कनाडा। जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा साथियों, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश कौन सा है साथियों, तो कौन है, चाइना है साथियों। चाइना हो जाएगा आंसर इसका तुरंत। आइए हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। यह कह रहा है सिनकोना, सिनकोना, महोगनी, आबनूस, सिनकोना, महोगनी, आबनूस, ये सब नाम क्या है भाई, ये सब नाम वृक्ष के हैं। सिनकोना, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष किस कटिबंध में पाए जाते हैं साथियों। ए कहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, बी कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सी कहता है उपध्रुवीय क्षेत्र में, और डी कहता है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो ए कहाँ पे पाए जाते हैं साथियों, वृक्ष जो हैं सिनकोना, महोगनी और आबनूस किस कटिबंध में पाए जाते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय में, ट्रॉपिकल जोन में, या सब ट्रॉपिकल जोन में, या सब पोलर रीजन में, या नॉन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं साथियों। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन मैं दिया हूँ जिससे कि आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें साथियों।
क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तभी चीज़ों को समझेंगे, इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने टॉपिक से संबंधित ज्योग्राफी में। तो ये सब चीज़ों को जिसको पता नहीं रहेगा वो नोट जरूर कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत लोगों का कमेंट आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत लोगों का आंसर सही भी है भाई, लेकिन कुछ लोगों का गलत भी आंसर है। चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा, क्योंकि ये वृक्ष उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है वहीं पे सिनकोना, महोगनी, आबनूस, रबर, बांस इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं साथियों। तो इस तरीके से तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र ही तो है। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है उस क्षेत्रों में वर्षा सबसे अधिक होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सनलाइट भी ज़्यादा पड़ता है और वर्षा भी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं साथियों। तो ये सब वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अगले क्लास में मैं आप लोगों को शीतकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम से संबंधित क्वेश्चन को बनाऊंगा। आप लोग तैयार रहिएगा। पहले से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा कि कौन कौन पाए जाते हैं, आप लोग याद करके रखिएगा। तब तक आइए हम 10वां क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है। ए श्रीलंका, बी मलेशिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी हंगरी। वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है श्रीलंका में ए, बी मलेशिया में, सी दक्षिण अफ्रीका में और डी हंगरी में। साथियों जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा कि वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है। तो वेल्ड घास का मैदान कैसा घास का मैदान है इसको भी समझना होगा। यह साथियों आपका जो है सो शीतकटिबंधीय घास का मैदान है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं बता दूं, चलिए इसका आंसर हो जाएगा, बहुत लोग आंसर सही दे रहे हैं, चलिए मैं भी अब इसके आंसर को बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा साथियों, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है। साथियों तो आपको यह सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए होंगे आपके एग्जाम में, देखेंगे यहाँ से। तो साथियों इसी तरह से हम और क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरा करें, जिससे कि हम लाइव जल्दी आप लोगों के समक्ष क्लास ले सके साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।